हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम भाई साहब। इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। जैसा बोर्ड एग्जाम 2023 में 27 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले कि भाई साहब 27 फरवरी विज्ञान अगर आप पेपर देने वाले तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यही पेपर आपका 27 फरवरी के दोस्तों देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा और 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस आप लोग ये पेपर को तैयार कर लेना। एक ये वायरल पेपर है, ठीक है। क्या है भैया, वायरल पेपर है ये, तो इसको सॉल्व करके जरूर जाना। 27 फरवरी से पहले आप लोगों को जरूर सॉल्व करके जाना है। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो ये रहा आदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 सत्र 2022-23 यहां पर लिखा गया। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ पेपर है। इसको यानी यूपी बोर्ड ने जारी किया है, तो ये भी ध्यान रखना, ये बोर्ड खुद जारी किया है इस पेपर को, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है दोस्तों, और प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो सारी चीजें आप जानते हो। आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और OMR शीट पर इसके आंसर देने होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उपखंड का। यहां पर कहता है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है। जल्दी से आपको बताना है अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर या स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर, परितारिका पर या फिर पुतली पर। जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहां पर याद रख लेना, स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं कार्निया को, यानी कार्निया पर, तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए यहां पर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो यहां पर वोल्टता को कौन निरूपित करता है, जल्दी से आपको बताना है। ए है किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणे समय, या फिर किया गया कार्य गुणे आवेश, या फिर किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो यहां पर आपका किया गया कार्य यानी W हो जाता है और यहां पर आवेश यानी Q हो जाता है T। ये किसका फार्मूला है, यहां पर आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि भैया क्या होता है, V बराबर होता है भैया W, ठीक है। W अपान में भैया विद्युत धारा यानी आपका I इंटू T, यही होता है। तो ये आपका है भैया, देखो कि भाई वोल्टता का जो मात्रक है वो हो जाएगा किया गया कार्य अपान में विद्युत धारा गुणे समय। ये आपका राइट आंसर हो जाता है पहला ही, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कैसे बन सकता है भैया, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जब वस्तु बिंब यानी दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, या फिर जब वस्तु बिंब यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, या फिर दोस्तों जब वस्तु यानी बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। जल्दी से बताइए कब बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना दोस्तों कि भैया जब वस्तु बिंब यानी दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र पर हो, क्योंकि आप लोग अगर अवतल दर्पण बनाओगे इस तरीके से अवतल दर्पण बनता है, ये आपका वक्रता केंद्र होता है, ये आपका ध्रुव होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर यहाँ कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो वस्तु अनंत पर होती है, तो अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब बड़ा बनता चला जाता है। और एक कंडीशन आती है जब वस्तु जो है दोस्तों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आती है तो प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पर बन जाता है ये वाला, ठीक है, यानी बड़ा और वास्तविक। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब फिर दोस्तों बहुत बड़ा बन जाएगा और वो प्रतिबिंब आभासी बन जाता है, ठीक है। और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी सेमपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस अगर निकट की वस्तु को नहीं देख पाता वो व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है तो उसको क्या है भैया, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष इस व्यक्ति को है। अगर दोष भी पूछ ले तो यहाँ पर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर विद्यार्थी का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। क्यों, क्योंकि भैया उसके दूर दृष्टि दोष है, जो निकट का बिंदु है वो दूर चला गया है, इसलिए निकट की वस्तु वो नहीं देख पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। निम्नतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है आप लोग बताओ। तो यहाँ पर 5 प्रतिरोध 1/5 ओम के हैं, ठीक है। कितने, 1/5 ओम के कितने प्रतिरोध है भैया, 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछा है कि कितना निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो निम्नतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, जब 1/r बराबर हम 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है ना, इस तरीके से 5 बार कर देंगे तो आप लोग 1/r बराबर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, 1/r बराबर आप लिख सकते हो 1/, है ना, 5, यानी आपका बिल्कुल सिंपल है, इनको जोड़ दोगे सारे क्योंकि जोड़ है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी r बराबर आप 5 बार 5 5 जोड़ दीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पर 5 10 15 5 20, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा सही विकल्प, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आप लोग सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सही विकल्प आपका कौन सा हो जाता है। तो 5वें नंबर का सही विकल्प 1/25 ओम आपका हो जाता है, ठीक है, निम्नतम प्रतिरोध। क्योंकि भाई निम्नतम प्रतिरोध कितना होगा, 25 ओम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, निम्नतम प्रतिरोध पूछा है तो 1/25 ओम होता है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये इसमें आप वैल्यू रख के सॉल्व करना, आपका आ जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी, कैसे होगी भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तार के ठीक ऊपर है या फिर तार के ठीक नीचे कागज के तल में इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तार के ठीक नीचे, ठीक है, तो याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका चित्र भी दिया है। आगे दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अत्यधिक छोटा बनता है किसके द्वारा भैया, अत्यधिक छोटा बनता है केवल अवतल दर्पण से या केवल उत्तल दर्पण से, केवल उत्तल लेंस से या फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस और उत्तल लेंस से, जल्दी से आपको बताना है भैया। तो यहाँ पर आपका हो जाता है केवल अवतल दर्पण से, ठीक है, अनंत पर कोई भी वस्तु रखी जाती है तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, ठीक है, अत्यधिक छोटा बनता है। आप अवतल दर्पण बना लो ना यार, अनंत पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिश्र धातु यानी मिश्रातु है, एक तत्व तो मिश्र धातु होता नहीं है, एक यौगिक भी नहीं होता है मिश्र धातु, एक समांगी मिश्रण आपका होता है, ठीक है, तो यहाँ पर समांगी मिश्रण सही है। आगे निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए, बिल्कुल सिंपल है भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें या तो डबल बंध हो या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये सिंगल बंध है तो ये होगा नहीं, यहाँ पर असंतृप्त बोला है, ये तो संतृप्त है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ तो ये आपका ये एक हो गया, तो ये आपका सही है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी दिया है, ठीक है। तो आपका आगे क्या है यहाँ पर, ये देखो ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर बी और डी दोनों, तो यहाँ पर बी और डी कहाँ पर है, बी तथा डी दोनों, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे है दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो, इसको जब आप लोग पढ़ोगे इतना लंबा है, ठीक है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, सबसे पहले वो जब दोस्तों जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, ठीक है, H2O से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ऊष्मा तो निकलती ही है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं ना, ये तो आप जानते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन उत्पन्न करता है जिसे चूने का पानी। देखो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों जब आप लोग फिर से जल से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चमकदार हो जाता है, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन होता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। चूने का पानी हो गया दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन चूने तथा इसके लिए सही है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, सबसे पहले तो ऊष्मा निकलती है भैया, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो है ही है, ऊष्मा शोषी नहीं है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी क्योंकि भाई क्षारकीय होता है, परिणामी विलयन की 7 से कम, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका होगा, यानी आपका विकल्प नंबर बी और यहाँ पर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी और सी। तो विकल्प नंबर बी तथा सी, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, 10वें का बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो नहीं होगी ना भैया, तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी नहीं होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि भाई ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बना जाता है, चूने का पानी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो ये आपका विकल्प नंबर बी सही है। और यहाँ पर कौन सा भाई, pH मान 7 से अधिक होता है, तो परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, यानी क्षारकीय होगा, तो 7 से अधिक क्षारकीय होता है, तो ये आपका सही है, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर
7 से परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, सॉरी 7 से अधिक होगी ना, तो ये होगा, ठीक है, तो ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। अगला कहता है एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। बिल्कुल सिंपल है, सही प्रदर्शन आपको बताना है। आपको पहचानना ना है तो आप लोग ये वाली फोटो देखना, इसको पूरे देखो सबसे पहले कि भाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में होना चाहिए आकर्षण। तो यहाँ पर दोस्तों देखो सबसे पहले कि भाई यहाँ से ये वाली दी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक ही दी गई, और ये वाला जो कोष है आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कोष देखोगे तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की परमाणु त्रिज्या, ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इस कोष में और यहाँ से नाभिक में, तो ये सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दिया, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दिया और इस कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। यानी आपका विकल्प नंबर तीसरा और विकल्प नंबर दूसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा, तो ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है 11वें का, ठीक है। तो आप लोग ये याद रख लेना 11वें का दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कौन सा होगा भैया, दूसरा और तीसरा यहाँ पर ये देखो बी नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो कॉलम में आपको मिलाना है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुक्रमों से कीजिए। तो आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ाया था। ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए होता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजन के लिए होता है, तो व्यंजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है भैया। बेकिंग सोडा का प्रति अम्ल के रूप में नहीं एंटासिड के रूप में होता है, और धावन सोडा कांच का विरंजन करने के प्रयोग में आता है, और सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों ये बनाने के लिए प्रयोग में आता है। बस ये आप मेल कर लेना। तो यहाँ पर सही मेल क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही मेल पहला सी, पहला और सी, तो ये तो होगा नहीं। पहला सी कहाँ पर है भैया, एक ये हो सकता है और पहला सी कहाँ है, पहला का सी, ये दोनों में कोई होगा, तो इन दोनों में कौन सा होगा जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से आप मुझको बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लेना कौन सा हो जाएगा भैया, जल्दी से बताना, इनमें देख लेना, अब मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे मैंने आपको बता दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या लाल करता है भैया, अम्ल लाल कर देता है, ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी आपका ये सही हो जाता है। और अगर आपको कहते कि भाई लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वहां पर फिर क्षार हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लें, जब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन, देख सकते हो कि भैया क्या आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है ये मैं इसको थोड़ा सा जूम हटा लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन कहता है चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। चूने का पानी जो होता है देखो सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब जल से पुनः अभिक्रिया यहाँ पर जल से कहाँ होती है अभिक्रिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, तब यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चूने का पानी हुआ और यहाँ पर चूना हुआ, मान लो चूने का पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, यानी दूधिया रंग का, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। मैंने पीछे शायद आपको गलत बता दिया था क्या, मुझे लगता है ध्यान आ रहा है तो आप सुधार लेना, ठीक है। तो ये हो गया। देखो कहीं कहीं पर मिस्टेक्स हो जाती है, दिमाग है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व अपने अनुसार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, तो इसमें मैं आपको देखो बहुत बड़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, ये आपको बता रहा है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना। आगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है या फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ या पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर आपका सही हो जाता है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आता है, चित्र में भाग ए और बी किस क्रम में हैं, तो जल्दी से बताना आप लोग ये फोटो देखकर, ए बी सी। तो यहाँ पर बीजपत्र प्रांकुर और मूलांकुर, तो यहाँ पर बीजपत्र प्रांकुर और मूलांकुर किसको बोलते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके मैं देखूंगा कौन सही आंसर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसकी इमेज सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल बाबा में, ठीक है। आगे है 18 नंबर, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र
क्षेत्र में प्रदान किया गया है। जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए या फिर जैव कटाई के लिए तो कोई पुरस्कार नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या फिर जल संरक्षण हेतु, जल्दी से बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जीव संरक्षण हेतु, ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना। चलिए आगे दोस्तों, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे यानी RRY झुर्रीदार जो होते हैं तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR छोटा r, ठीक है, RR और कैपिटल में YY में संकलन कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे, तो जल्दी से आपको बताना है कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताइए, ये दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर याद रख लेना, गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र में आंकिक ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। जो ए है दोस्तों, ए जो है किस भाग को प्रदर्शित करते हैं, ये जो है क्या है, ये यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर ये ग्रीवा है या फिर योनि है या फिर दोस्तों गर्भाशय या फिर अंडाशय है। तो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, ये दोस्तों होते हैं दोनों, ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाता है। उसके बाद देख सकते हो ये क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, तो चिन्ह परिपाटी आपको लिखना पड़ेगा। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते भैया। धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जल की बूंदें होती हैं, उनसे अपवर्तन हो जाता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अपवर्तन होता रहता है, प्रकीर्णन होता रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल है, गोली दर्पण के मैं आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम ही पूछा है और उसका चिन्ह परिपाटी। चलिए ये 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, इन्हें मिलाकर, है ना, ये प्रतिरोधों को मिलाकर देख लेना। सबसे पहले 1 ओम कैसे प्राप्त होगा, इनको जोड़ना। सबसे पहले तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से जोड़ोगे। एक जोड़ने का तरीका होता है 1 यानी 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से, है ना, मतलब कितने दूरी तक। तो ये इस तरीके से आप लोग जोड़ना, श्रेणी, संयोजन और पार्श्व, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है आपको, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये पॉज करके पढ़ लेना, बहुत बड़ा है, ठीक है, दक्षिण हस्त में बहुत बड़ा है। चलिए अथवा में भी दिया गया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभव वलय का क्या महत्व है, तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व जरूर करना। उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चिन्हित कीजिए, तो आपको संरचनाएं चिन्हित करना पड़ेगा। क्लोरोप्रोपेन का, मेथिलीप्रोपेन, डाईमेथिल ब्यूटेन और पेंटेनोइक अम्ल का। उसके बाद है दोस्तों अगला, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जो है दोस्तों ये परमाणु क्रमांक दिए गए, तत्वों की पहचान कीजिए। परमाणु क्रमांक से तत्वों की पहचान करना, यानी जो दोस्तों और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों 10वां है, तो 10वां का क्या होता है जल्दी से बताइए। कार्बन, आपको याद होगा अगर तो पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से आपको याद होगा तो आप बता ही लोगे। आवर्त सारणी इसमें आपको याद होनी चाहिए। आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या था भैया, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है तो ये सोडियम हो गया, है ना, ये आपका नीचे से ये आपका हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से बेटा, बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेटा, मांगे, काला सर्ट, बापराजी, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, तो आराम से याद कर लोगे। उसके बाद आप परमाणु क्रमांक देख लेना, तो ये आप आराम से बता लोगे आवर्त सारणी से। चलिए आगे 7वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो मैं यहाँ पर संतुलित तो टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम CaCO3 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होने H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैसे प्राप्त होता है भाई, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस जो है दोस्तों किससे अभिक्रिया करता है, तब यहाँ पर जल प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है ना, यही होता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद है दोस्तों ये यहाँ पर देखो CO3 है तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा H2O, इस तरीके से। देखो सिंपल आपको मैं बता दूं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि भाई आपका जैसे मान लो बिना बुझे हुए चूना है, जब इसका अभिक्रिया कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जल से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब दोस्तों CaOH का ट्वाइस की अभिक्रिया जब फिर से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, CaCO3 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और इसी CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो फिर से टूट जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 दिया गया है,
जिंक नाइट्रेट सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर को विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर है, जिंक नाइट्रेट दिया है तो यहाँ पर जिंक से अभिक्रिया होती है, बस जिंक यहाँ पर हो गई। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है दोस्तों, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और कापर बनता है, तो यहाँ पर कापर क्लोराइड हो जाएगा यानी CuCl2 हो जाएगा। चलिए आगे, बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl, ठीक है 2, और पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट तो यहाँ पर बना लिया, यानी बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया तो ये K जो है इसके साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, यानी KCl हो जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है HCl होता है, तो HCl में दोस्तों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, यानी H2 बन जाएगा, सॉरी H2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन गैस जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl होता है। अब यहाँ पर क्लोरीन से अभिक्रिया क्या होगी, हाइड्रोजन करवा दो भैया, HCl बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है भैया, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं और कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, लोहे पर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है वो संक्षारण होता है, यानी जो भी धातुएं जल वायु नमी इन सबसे संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, उस घटना को संक्षारण कहते हैं। भर्जन क्या होता है, बहुत ही सिंपल में, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, भर्जन भी पूछा ही जाता है। का नंबर है यहाँ पर देखो, ये आपका बायोलॉजी का है तो आप देख लेना, मैं सही बताऊँ, मुझे बायोलॉजी सही से समझ में आज तक नहीं आई है, ना मैंने पढ़ाई की है। मैं आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए आप बायोलॉजी टीचर से मिल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ईमानदारी से बता देना चाहिए। आगे 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। हाँ, हो सकता है मैं आपके आपको पढ़ाऊँ, है ना, पढ़कर, ठीक है। तो ये है, तो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वात में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को लिखिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के नियंत्रण करने के लिए क्या होगा भैया, स्तर को नियंत्रण करने के लिए पौधे लगाना, है ना। इस तरीके से जो साइकिल है वो बनी रहे, तो भैया नियंत्रण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, है ना। और क्या हो सकता है भाई, जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भाई मनुष्य ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वृक्कों में जो है मूत्र निर्माण अथवा दोस्तों मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना। सचित्र मतलब चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन पेपर है। इस तरीके से दोस्तों यही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा। काट लिया तुम्हारा तो भैया यही पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन पेपर पर बेस रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा बहुत बदले होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भैया पूरी वीडियो तो देखा करो। जय हिंद।